शीर्षकहीन। आज प्रस्तुत है श्री सुरेश सेठ का लिखा नाटक। सुनिए नाटक शीर्षकहीन। सुनो नाटककार, जिंदगी एक नाटक है। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे नाटकों में जिंदगी नहीं है। जिंदगी एक नाटक है माना, लेकिन पाठक, मेरे नाटक जिंदगी को खूबसूरत बनाने की एक कोशिश है। खूबसूरती, और वो भी हमारी बेमतलब जिंदगियों में से। क्यों? फूलों की बात, चांद की बात, आकाश में मचलती हुई घटाओं की बात तुम्हें बेमतलब लगती है पाठक? नाटककार, फूल, चांद और बादल से जरा बाहर निकल कर देखो। राशन डिब्बों की कतार में लगे हुए लोगों के पास फूलों को देखने की फुर्सत है? नाटक राशन डिब्बों की हाय हाय और महंगाई के रोने से नहीं बनता पाठक। उसमें चाहिए दर्द, टीस और दुखान, यानी झगड़ा, जहर, बंदूक की गोली और क्लाइमैक्स में एक मौत। इश्क में नायक बेवफाई कर गया, नायिका के पास और चारा ही क्या था? हो, चारा ही क्या था? पिला दो इन्हें जहर और भर दो अपने नाटकों को दम तोड़ती हुई औरतों के डायलॉगों से। अच्छा, ये पसंद नहीं तो और थीम है। हाँ, जल्लाद जैसे माँ बाप अपने बच्चों का प्यार भरा दिल तोड़ देते हैं, और फिर टूटे दिल वाले बच्चे जहर खाकर इन जल्लादों के मुंह पर ऐसा तमाचा मारते हैं कि क्यों नाटककार? ओ, तुम तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते पाठक। अच्छा, लो, ये थीम लो। समाज की दीवारों में कैद किसी लड़की की थीम, जिसके पंख समाज के ठेकेदारों ने नोच लिए। और वो लड़की सिसक सिसक कर अपनी पहाड़ सी लंबी जिंदगी मौत के इंतजार में गुजार रही है। ये थीम है? ये थीम ठीक नहीं। आखिर तुम चाहते क्या हो? एक नया नाटक, नाटककार, जो बदलती हुई जिंदगी का सच हो। बदलती हुई जिंदगी? तो क्या सामाजिक परिवर्तन का नाटक लिखूं, जिसके अंत में बागी हीरो गोली खाकर मर जाता है? फिर वही मौत। आजकल कोई हीरो गोली खाकर नहीं मरता नाटककार। हीरो मरेगा नहीं तो नाटक कैसे बनेगा पाठक? ना बने नाटक। नाटक बनाकर लिखना क्या जरूरी होता है? हाँ बाबा, जरूरी होता है। नाटक का अंत आंखों में पानी नहीं लाएगा तो वो नाटक ही कैसा? रुलाने वाला अंत। तुम दकियानूस हो नाटककार। दकियानूस? पाठक, नायिका मरे या ना मरे, पर मैं खुद नहीं मरना चाहता। मुझे कोई थीम दो। अच्छा नाटककार, एक थीम देता हूं तुम्हें। तुम्हारे नाटकों के अंत में नायिका मरा करती है ना, तो ये एक ऐसी औरत का नाटक है जिसने नाटक के शुरू में ही जहर खा लिया। क्या? नायिका ने जहर खा लिया पाठक? ये नाटक तो चलेगा नहीं, दौड़ेगा। जल्दी बताओ, नायिका शादीशुदा है या कुंवारी? क्या उम्र है? धीरज रखो, धीरज रखो। नाटककार, मुझे हैरानी हुई तुम्हें इसकी कोई खबर ही नहीं है। कल रात तुम्हारे मोहल्ले के पिछवाड़े ही तो यह वारदात हुई है। किस घर में? कैसी वारदात? रिटायर्ड हेडमास्टर मुंशीराम के घर में। रात उसकी जवान बेटी ने जहर खा लिया। जवान बेटी? शादीशुदा थी क्या? हाँ साहब, शादीशुदा थी। 4 साल से शादीशुदा। पर उसने अपनी ससुराल में जहर नहीं खाया, पीहर आई और रात को जहर खा लिया। मर गई है क्या? सब कुछ मुझसे ही पूछोगे? बाहर जाओ, खुद पता करो, देखो तो कैसी थीम मिलती है। जहर खाने वालों के घर जाकर थीम की तलाश करूं? तुमने तो नाटककार को जेम्स बॉन्ड ही समझ लिया है। खैर, तुम्हारे लिए आज ये भी सही।
मास्टर मुंशीराम जी, मास्टर जी घर में है क्या? मास्टर जी। शहरो भाई, आ रहा हूँ। अरे भाई, बूढ़ा आदमी हूँ, चलने में वक्त लगता है। माफ कीजिएगा, आपको बेवक्त तकलीफ दे रहा हूँ। जी साहब, आप तो तकल्लुफ में पड़ने लगे। आइए आइए। मास्टरों के घर आने में वक्त क्या और बेवक्त क्या। ये तो आपका बड़प्पन है, पर इस बुरी घड़ी में आपके पास आए बिना रहा नहीं गया। जी हाँ, आपने ठीक कहा, बहुत बुरी घड़ी है। अरे जब से रिटायर हुआ हूँ, स्कूलों में जैसे पढ़ाने का कोई स्तर ही नहीं रह गया। हर साल इतने लड़के फेल होने लगे हैं। हे भगवान, इस मुल्क का क्या होगा। मास्टर साहब, आप इतना दुख भोगने के बाद भी इस वक्त मुल्क की बाबत सोच पा रहे हैं? है मास्टर साहब? सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है जनाब। इधर स्कूलों में काम नहीं होता और उधर फेल हुए लड़कों को लेकर बेचारे माँ बाप मास्टर मुंशीराम का दरवाजा ना खटखटाएं तो क्या करें। अजी, मास्टर मुंशीराम की सी ट्यूशन शहर में कोई और करता है भला? मास्टर जी, आप ठीक तो है ना? जी, कहीं सदमे की वजह से दिमाग पर? अजी, सदमे तो जिंदगी में लगते ही रहते हैं, आप दिल पर ना लगाइए। हाँ तो बरखुरदार कौन सी क्लास में फेल हुआ है? जी, यकीन जानिए 10वीं तक की ट्यूशन के लिए आपको यहाँ से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मेरा विचार है आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। देखिए, मैं एक नाटककार हूँ, आपकी गली के साथ वाले मोहल्ले में रहता हूँ। जी, क्या फरमाया आपने? क्या है आप? मैं एक नाटककार हूँ जनाब, मजलूमों के हक के लिए लड़ने वाला नाटककार। अच्छा, कोई काम धाम नहीं करते आप, सिर्फ ड्रामा वगैरह लिखते हैं। अच्छा, आप ट्यूशन के लिए नहीं आए तो फिर फरमाइए कैसी तकलीफ की? सुना रात आपकी बिटिया ने जहर खा लिया, पता चला तो रहा नहीं गया, खबर लेने चला आया। पर खबर लेने क्यों चले आए? नाटक लिखने के अलावा क्या आप किसी अखबार के लिए खबरें भी बनाते हैं? नहीं जनाब, मैं पत्रकार नहीं, नाटककार हूं मास्टर साहब। खबर से मेरा मतलब इस जुल्म की पूरी जानकारी हासिल करना था, ताकि इस जुल्म के खिलाफ एक नाटक लिख सकूं। अजी, लड़ाई कलम से नहीं, पैसे से लड़ी जाती है। लड़की ने जहर खा लिया, हमने पैसा खर्च किया, दवा दारू किया, सो लड़की की जान बच गई, बस कहानी खत्म हो गई। अब बताइए, आप नाटक किस बात पर लिखेंगे? लड़की की जान बचाना यानी बचना तो अलग बात है। नाटक का असल नुक्ता तो यह है मास्टर साहब कि नायिका ने जहर क्यों खाया। ये नुक्ता निकालना तो बड़ा मुश्किल काम है मिस्टर नाटककार। इसे तो अच्छा यही है कि आदमी ट्यूशन कर ले। आप बात छिपाने की कोशिश मत कीजिए मास्टर साहब। आपकी लड़की पर जो भारी जुल्म उसके ससुराल में हुआ, मुझे सब बता दीजिए। मैं लेखक हूं, आपका सहारा बनूंगा। साहब, अब कारण कहां से लाएं? कोई कारण नहीं है। कारण तो होगा मास्टर साहब। मेरा विचार है ससुराल में बिटिया के साथ पशुओं की तरह व्यवहार किया जाता होगा, इसी से। नहीं साहब, नहीं, ये गलत है। वे लोग भी हमारे जैसे साधारण लोग हैं। छोटा सा परिवार है, सास ससुर एक ननद, घर में इतना काम ही कहां कि कोई पशु बन जाए। हा? काम नहीं करवाते तो लालच करते होंगे। आप गरीब हैं, आपने दहेज कम दिया होगा, इसी बात पर सास और ननद दिन रात उसे परेशान करती होंगी। बेचारी लड़की जहर खा लिया। जी नहीं, दहेज की कोई परेशानी नहीं थी। हा? एक रिटायर्ड मास्टर की बीए पास लड़की एक क्लर्क को ब्याह दी गई। सोने की ईंट देने का वायदा ना इधर से था ना उधर से उम्मीद। हाँ, सास बहू में मामूली कहा सुनी तो चलती रहती है, पर उस पर कोई जान नहीं दे देता। तो फिर एक ही बात होगी मास्टर साहब। अब जमाई बाबू किसी और लड़की के फेर में तो नहीं पड़ गए, जिसके ना सह सकने के कारण बिटिया ने। हाजी राम भजो नाटककार जी। खरवाट खोपड़ी, औसत चेहरा और अधेड़ उम्र, बकरी सा सीधा आदमी मुंह से बोल नहीं फूटता। कोई और लड़की क्या फिदा होगी उस पर? सैनिटाइज ना कर दूंगा सबको। आप समझने की कोशिश कीजिए मास्टर साहब। बिटिया ने किसी गहरे दुख के कारण ही अपनी जिंदगी खत्म करने की चेष्टा की होगी। मैं नाटककार हूं, मैं अवश्य उसके मन का भेद ले लूंगा। अरे भाई, नाटककार हो, खुदा तो नहीं। आजकल के इन लड़के लड़कियों के मन का भेद कौन जान सकता है?
मेरा बस चले तो इन नामाकुलों को सारा दिन बेड पे खड़ा रखूं। ये लीजिए, वो चले आ रहे हैं हमारे बरखुरदार। हाय पॉप, आप कम। आओ बरखुरदार, स्वागतम स्वागतम। नाटककार साहब, ये हमारे सुपुत्र हैं, मिस्टर संदीप कुमार, बीए कंपार्टमेंट। हेलो। हेलो। फिल्मों के बेहद शौकीन, अभी अभी बिटिया की ससुराल से चले आ रहे हैं। ओह पॉप, दिस इज टू बैड। घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने लगी थी और आप अभी भी हम पर सिटर। उधर दीदी की सास भी एक ही एक्ट्रेस है, घंटा भर एक आंख बंद करके दीदी की जहर खाने की खबर सुनती रही, फिर किसी को जीजा जी को खबर देने के लिए उनके दफ्तर भगाया। ठीक है बरखुरदार, लेकिन तुमने इन साहब की ओर ध्यान नहीं दिया। ये साहब नाटक लिखते हैं। ओह। बिटिया की जहर खाने की खबर सुनकर तशरीफ लाए हैं। सारी बात जानकर ये उस पर नाटक लिखेंगे। दीदी पर? ओ पॉप, इन्हें कहिए कि नाटक हम पर लिखें। अरे हमारी इतनी कलरफुल पर्सनालिटी है और फिर हम फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे हैं। तो आप कलाकार हैं? ऑफ कोर्स। आप नाटक पढ़ते सुनते रहते हैं क्या? नाटक पढ़ना और सुनना? अरे कोई काम की बात कीजिए जनाब। साहब, मैं तो फिल्म देखता हूँ और खाली वक्त में शतरंज खेलता हूँ। खैर, आप ये बताइए, आपका फिल्म लिखने का कोई चांस है? जी नहीं, फिल्मों के लिए लिखने में मेरी कोई इच्छा नहीं। नो फिल्म? हाउ सैड। भाई, तब तो आप दीदी की ही थीम पर नाटक लिखिए। हमारी थीम तो आपके लिए कुछ ज्यादा ही ईस्टमैन कलर हो जाएगी। बरखुरदार, बंद करो ये फिल्मी पुराण। अगर और फिल्म किया तो अपनी मेज के सामने मुर्गा बना दूंगा। सॉरी पॉप। सॉरी का बच्चा। अब अंदर जाओ और दीदी को बताओ कि कोई नाटककार साहब उनसे इंटरव्यू करना चाहते हैं। राइट पॉप। सिसी डार्लिंग, some dramatist wants to see you. हाँ नाटककार साहब, मेरा नाम रमा है। रात मैंने जहर खाकर मरने की कोशिश की थी। आपकी जान बच गई, मेरी मुबारकबाद कबूल कीजिए। मुबारक? किस बात की नाटककार? ये जान ना भी रहती तो इससे किसी को कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं था। अरे आप ऐसा क्यों सोचती हैं रमा देवी? अच्छा बताइए, वो कौन सी टीस है जो अंदर ही अंदर घुन की तरह आपको खाए जा रही है? सिर्फ मुझे ही नहीं नाटककार, मेरे जैसी लाखों और करोड़ों औरतों को जो इस दुनिया के गुमनाम इलाकों में अर्थहीन जिंदगी जी रही है, कीड़ों की तरह। कीड़ों की तरह? हाँ, कीड़ों की लंबी कतार, जिसके रहने या ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अजीब सा बिंब आपके मन में किस दुख ने पैदा किया है रमा देवी? ये दुख भी मेरी तरह शीर्षकहीन है नाटककार, निरंतर अंदर ही अंदर काटता हुआ, जिसकी पहचान नहीं है। आप मुझे अपनी कहानी सुनाए रमा देवी। मैं नाटककार हूं, आपके दुख को पहचान लूंगा। मेरी कोई कहानी नहीं है नाटककार। मेरा दुख तो यही है कि मेरी कोई कहानी नहीं है। नहीं, कोई कहानी जरूर होगी। याद कीजिए, शादी से पहले का कोई प्यार जो आज भी अंदर ही अंदर अपनी याद से आपको आरे की तरह काट रहा है। एक औसत परिवार की एक औसत शक्ल सूरत वाली लड़की के पास पुरानी प्रेम कहानियों की कोई डायरी नहीं होती नाटककार। होती हैं तो सिर्फ कुछ भूली भटकी हुई यादें, जैसे एक बार गली के किसी लड़के ने
छत पर पतंग उड़ाते हुए उसे कोई इशारा कर दिया था और वो हड़बड़ाकर छत से नीचे उतर आई थी। या राह चलते या बस पर चढ़ते हुए किसी राह गुजर द्वारा कसे गए कुछ शब्द। बस उसके घुटन भरे माहौल में यही उसके जुगाले होते हैं। वो नहीं तो आपके ससुराल में ऐसा क्या था जिसने आपको इस पूरी तरह से तोड़ दिया? यहाँ भी कारण के नाम पर मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मेरे सास ससुर जल्लाद नहीं थे। दहेज कम लाने पर मुझे मारा पीटा नहीं, भूखा भी नहीं रखा। और मेरे पति देव, ना ही वो दूसरी लड़कियों के पीछे भागते हैं। 8 घंटे सरकारी और बाकी 4 घंटे प्राइवेट दफ्तरों में जाकर कलम घिसने वाला रोमियो नहीं हो सकता। तो क्या आपके दर्द की तलाश के लिए मुझे इससे कहीं गहरे जाना होगा? तलाश? हाँ, छोटे छोटे सुखों की तलाश जिंदगी की अंधी दीवारों से टकराकर बड़े दुखों में बदल गई है नाटककार। तो अपने वही छोटी छोटी बातें बताइए रमा देवी। हाँ, बातें तो बहुत छोटी हैं। तुम्हें कतार में खड़े होना अच्छा लगता है नाटककार? जब से होश संभाला है अपने आप को कतार में ही खड़ा पाया है रमा देवी। लेकिन मेरी छोड़िए, आप अपनी बात कहिए। नाटककार, मुझे इन कतारों ने तोड़ दिया है। मेरी पहचान राशन डिपो के बाहर कतार में खड़ी एक मामूली औरत की पहचान से ज्यादा नहीं बन सकी, जिसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। माफ कीजिए रमा देवी, भला ये भी कोई दुख है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। यही तो दुख है नाटककार, जो कोई समझ नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता। एक मामूली सी लड़की की शादी हो गई और शादी के वक्त उसके पास कोई पुराना अफसाना नहीं था और न ही किसी रेशमी रुमाल में लिपटे पुराने प्रेम पत्र। पति ने किसी नए खरीदे अटैची केस की तरह 2-4 रोज लाट चाव किया और फिर उसे घर के स्टोर में रखकर भूल गया। सास ने उसके हाथ में रसोई का स्टोव थमा, खुद माला थाम ली। ननद ने उसके हाथ में राशन कार्ड और मिट्टी के तेल का डिब्बा दिया और खुद इम्तिहानों के कठिन हो जाने का रोना रोने लगी। और ससुर को लगा कि जैसे मकान में कोई नया किराएदार आ गया। तो दोष कहाँ था रमा देवी? हाँ, दोष शायद मेरा ही था नाटककार। मैंने सोचा था वो अफसाना जो समाज के डर से मैं पड़ोस की छत पर पतंग उड़ाते हुए लड़के के साथ नहीं लिख सकी, वो अफसाना मैं अपने पति के साथ लिखूंगी। लेकिन इस अफसाने को निगल लिया बढ़ती हुई कीमतों ने। इन कीमतों का पेट भरने के लिए मेरे पति के इर्द गिर्द ऊंचे होते जा रहे फाइलों के अंबार ने, उसके पास की खटखनी झिड़कियों ने। अपने आप को जिंदा बनाए रखने की लड़ाई में आदमी चाहकर भी रोमांस नहीं कर सकता रमा देवी। और फिर दिन यूं ही गुजरते गए और मेरा पति मेरे लिए एक धंसी आंखों और पिचके हुए गालों वाले अजनबी से ज्यादा कुछ भी नहीं रहा। और तब एक दिन एकाएक मुझे लगा
यूं ही इसी तरह बेवजह जिंदगी गुजारते चले जाने का क्या कोई अर्थ है? क्यों ना इसे एक ही बार में खत्म कर दिया जाए? कम से कम एक एडवेंचर तो होगा। मेरे विचार में आपने अपने पति को व्यर्थ ही दोषी ठहराया रमा देवी। नहीं, मैंने किसी को दोषी नहीं ठहराया नाटककार। मैंने एक लंबे समय तक अपनी जिंदगी में किसी परिवर्तन का इंतजार किया जहां कुछ भी नहीं था सिवाय एक ऊसर वीराने के। यकायक मैंने सोचा परिवर्तन यूं भी तो हो सकता है। परिवर्तन के लिए आपने जहर खा लिया? हाँ, पर अपने मायके में आकर, ताकि मेरे ससुराल वालों पर कोई आंच नहीं आए। लेकिन मैं कितनी अभागी हूं। मुझे मौत भी नहीं आई, मौत भी नहीं आई मुझे। संदीप, 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 कहाँ है मेरी रमा? एक दिन के लिए मेरे पास से आई और ये क्या कर लिया? मास्टर साहब, हाँ मास्टर साहब कहाँ? ओ ब्रदर इन लॉ, आप तो बड़े नर्वस हो रहे हैं। अरे भाई, फिल्म का हीरो तो कभी नर्वस नहीं होता। दीदी उधर कमरे में है और पॉप जरा इवनिंग वॉक के लिए गए। लेकिन अब वो कैसी है संदीप? मेरा तो जैसे दिल ही डूबा जा रहा है। माँ ने बताया जान तो बच गई, पर फिर भी दिल को धीरज नहीं हुआ, सीधा भागा चला आ रहा हूं। सुन रहे हो तुम सुन रहे हो नाटककार? ये परिवर्तन, ये आवाज मेरे पति की है। तुम्हारे पति की? हाँ, उसी पति की जिसे अपनी फाइलों से मेरी तरफ देखने की फुर्सत भी नहीं थी। ये क्या कर लिया रमा? एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि तेरे साथ कोई और भी है जिसे तू अपनी मौत से बिल्कुल अकेला कर देगी? मैं क्या आपकी आवाज सुन रही हूँ? ये आप खुद ही है ना? हाँ, मैं तुम्हारा रितेश हूँ रमा। रात जहर खाते हुए जिसे एक क्षण के लिए भी तूने याद नहीं किया। इतनी मीठी बात तो आपने सुहाग रात को भी नहीं की थी। मेरा जहर खाना मेरे लिए सौभाग्य सिंदूर हो गया। तुमने मुझे समझने में हमेशा भूल की है रमा। माना मैं तुम्हें उम्र खयाम की तरह प्यार नहीं कर सका, क्योंकि मेरे पास ना हालत थी और ना तुम्हें मधुबाला बना पाने की सामर्थ्य। लेकिन मैंने आपसे मधु कब मांगा था? मैं तो आपसे सिर्फ एक पहचान की तलबगार रही। ये पहचान क्या दरख्तों के इर्द गिर्द फिल्मी गाना गाने से ही होती है रमा। और तुम तो जानती हो ना, मुझे फिल्मी डायलॉग्स याद हैं और गाने में भी मेरा गला अच्छा नहीं। मैंने ये सब नहीं, आपसे सिर्फ एक स्वीकार मांगा था। तुम सिर्फ पहचान और स्वीकार की बात कहती हो? तुम तो मेरा आधार हो रमा। इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको ये बातें भी आती हैं? पहले तो कभी कुछ नहीं कहा। बहुत कुछ कहा तुम्हें अपनी मौन भाषा में, लेकिन तुम्हारे फिल्मी और किताबी प्यार ने उसे मुखर नहीं होने दिया। ये नए ढंग का प्यार तो मैं नहीं जानती थी। प्यार तो अब नया ही घड़ना होगा रमा, असलियत भरा प्यार। हम औसत लोगों का प्यार तो एक दूसरे की बैसाखी बनकर एक दूसरे को सहारा देने का होता है। मैं आपका सहारा थी? तुम सहारा ही नहीं, आसरा थी रमा। ये दूसरी बात है कि मैं तुम्हें फिल्मी गानों में समझा नहीं सका। तुम ही बताओ, जब एक और गरीबी, भूख और महंगाई का दैत्य अपना नैवेद्य मांग रहा हो, तो हम फिल्मी गीत गाना कैसे अफोर्ड कर सकते थे? हमें तो यूं ही जीना था, पथबंधु बनकर। सुन रहे हो नाटककार? आज के युग की नई प्रेम परिभाषा। शुक्र है तुम्हें ये परिभाषा समझ तो आई, पर तुम ये एकाएक किसी और से क्या बातें करने लगी? क्यों? नाटककार से बातें कर रही हूँ, जो हमारे इस नाटक का अंत जानने के लिए ना जाने कितनी देर से यहाँ बैठा इंतजार कर रहा था। पर यहाँ तो हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। हाँ? हाँ।
मेरा ख्याल है जब हम लोग बातें कर रहे थे तो कोई उठकर इस कमरे से बाहर चला गया था। संदीप, संदीप। हाँ दीदी। नाटककार साहब क्या तुम्हारे पास बाहर बैठे हैं? नहीं दीदी, वो तो चले गए। कह रहे थे नाटक का अयान तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। भला इस तरह के अंत से भी कोई नाटक बन सकता है? हाँ। ये नाटक कहाँ है? ये तो असलियत है ना। और भला असलियत पर भी कभी कोई नाटक लिखा जाता है? पर तुम्हें तो पसंद आई है ना। हम औसत लोगों की शीर्षकहीन प्यार की ये सूखी सी असलियत रमा। बहुत पसंद आई, बहुत। देखिए ना, आपकी बातों से मैं फिर से खड़ी हो गई। चलिए अब वापस घर चले। हाँ, अगर ठीक हो तो चलो। रमा, बाजार में से घूमते हुए निकल चलेंगे। हाँ, रास्ते में कहीं एक बार तुम्हें आज चाट भी खिलानी है। अच्छा। तो आप आज रिश्वत देंगे मुझे? हाँ। शीर्षकहीन में भी आप श्री सुरेश सेठ का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। पाठक श्री गुलशन कपूर, नाटककार श्री सुरेंद्र सेठी, मास्टर साहब श्री B.R. नागर, संदीप श्री बाबला कोचर, रितेश श्री रजनीश कुमार शर्मा और रमा श्रीमती सुचित्रा गुप्ता। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।